हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र जोशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेस क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उससे ही आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगला लेक्चर अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आज जो हेडिंग पढ़ेंगे अपन विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र, और एक पढ़ेंगे डेरिवेशन विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। एग्ज़ाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन अक्ष या निरक्ष रेखा के ऊपर बनता है। यहाँ से इस चैप्टर से बनने की संभावना रहती है पूरा। स्टूडेंट्स, अगर आपको विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पिछला वाला जो लेक्चर है वो आप ज़रूर देख लें, और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी वहाँ पर फिर से दे देता हूँ एक बार। विद्युत द्विध्रुव की जब बात करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने बताया था कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, ये समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब -q और +q अगर अति अल्प दूरी पर पड़े हो तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में मैंने क्या बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये दो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। अब आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इस हेडिंग को समझना जरूरी है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा, अक्ष रेखा क्या होती है। अक्ष रेखा के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूँ मैं तो हम ये बोलेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये विद्युत द्विध्रुव के आवेश जो थे इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है ये, ठीक है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को अगर आगे बढ़ाते तो ये रेखा क्या कहलाती है, पूरी अक्ष रेखा कहलाती है। और हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो आज की अपनी हेडिंग यही है। तो सबसे पहले हेडिंग के हिसाब से मैं डायग्राम बनाने की बात करता हूँ। तो डायग्राम कैसे बना देखते हैं अपन। सबसे पहले बोला है कि विद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव बना देना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, -q, ये +q और डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 2 है। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2 है। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। फिर आगे बोला गया कि अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र। अक्ष रेखा मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है -q +q, इसको मैंने ये आगे की तरफ बढ़ा दिया तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अक्ष रेखा कहलाएगी। अक्ष रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की बात करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर ये मिड पॉइंट था इसका विद्युत द्विध्रुव का, तो यहाँ से इधर की डिस्टेंस हो जाएगी a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी a। और p किसको बता रहा है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बता रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये +q आवेश, अगर +q आवेश के कारण तीव्रता मैं मानता हूँ E1, तो ये हो जाएगी आपकी E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, +q के कारण आउटसाइड। और अगर E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानूँ मैं -q के कारण, तो ये आपकी E2 होगी। इसकी डायरेक्शन देखो आप, इस तरफ है, इस -q की तरफ होगी इनसाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस विद्युत द्विध्रुव मतलब AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु लिया है P, जहाँ पर हमें क्या करना है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो बन गया अपना डायग्राम। अब अपन देखते हैं इसका डेरिवेशन देखते हैं पूरा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस +q आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = kq/r² होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 = kq। सो ये kq बाय यहाँ से लेकर, अगर यहाँ से लेकर इस पॉइंट P की, जहाँ पर हमें नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करता हूँ, डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो B से लेकर P तक की डिस्टेंस की बात होगी। दैट्स वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, kq/bp²। अब अगर इसी डायग्राम के अंदर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करता हूँ, B से लेकर P तक की डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है OP - OB। मैंने क्या किया एक्चुअल में, इस OP में से इस OB को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, BP। तो यही बात हुई है यहाँ पर। अच्छा, OP यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना, r है, स्मॉल r, ये स्मॉल r, और O से लेकर B यहाँ तक कितना है अपना, A है, तो ये A। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, ये BP की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देनी है इस BP की जगह। तो ये कितना आ जाएगा, kq/r - a⁴ दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी।
तो ये आपकी तीव्रता E1 आ चुकी है प्लस Q के कारण। अब हम बात करेंगे तीव्रता E2 की, जो माइनस Q के कारण। सो E2 इज इक्वल टू मैंने लिखा है KQ बाय R स्क्वायर होता है, तो R की जगह एक बार यहाँ माइनस Q से लेकर P तक की डिस्टेंस की बात करनी है, तो मैं बोलूँगा A से लेकर P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AP स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसी डायग्राम के अंदर, तो AP इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, अगर A से लेकर P तक की डिस्टेंस जो है अपनी OP प्लस OA के इक्वल है, तो मैं बोल रहा हूँ OP प्लस OA, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या बन जाती है, अपनी AP बन जाती है। अगर यहाँ पे बात करें OP की, तो O से लेकर P तक की डिस्टेंस है अपने पास स्मॉल r, और O से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a, तो ये हो गया r प्लस a। हमें फिर से वही बात, यहाँ से ये AP की वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, इस AP की जगह रख देनी है। तो जैसे ही ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखता हूँ, तो आपका क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ E2 इज इक्वल टू KQ बाय R प्लस A टू द पावर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैंने मोड में ले रखी है स्टूडेंट्स वैल्यू यहाँ पर, तो माइनस Q को भी अपन अभी मोड के हिसाब से लेके चल रहे हैं। अब मुझे इस बिंदु P पर क्या करना है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या बोलूँगा, E अक्षीय इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे। तो यहाँ से और यहाँ से E1 और E2 की मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। यहाँ जब माइनस Q की निकाल देते तो माइनस Q आना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखें आप। तो मैंने क्या किया, यहाँ से KQ और KQ को यहाँ पर बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर यहाँ बच गया मेरा 1/r माइनस A टू द पावर 2, और माइनस यहाँ पे बच गया 1/r प्लस A टू द पावर 2 बच गया। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर LCM लिया है, तो LCM कितना आ जाएगा, r माइनस A टू द पावर 2 और r प्लस A टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो देखते हैं, देखें कैसे सॉल्व होगा ये। नाउ स्टूडेंट्स, ये E अक्षीय इज इक्वल टू ये KQ आपका एज इट इज़, यहाँ पे देखें आप R प्लस A टू द पावर 2, A प्लस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ होगी। क्या कहती है आइडेंटिटी हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये तो आपके किसके आगे आइडेंटिटी, A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर ली मैंने। नाउ आगे क्या आ रहा है आपका, R माइनस A टू द पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये आपका माइनस, और यहाँ मुझे आइडेंटिटी यूज़ करनी है R माइनस A टू द पावर 2 की। तो क्या करूँगा मैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और नीचे की तरफ यहाँ क्या आ रहा था, R माइनस A टू द पावर 2 और R प्लस A टू द पावर 2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा आपका, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊँगा मैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपनी ये जो पूरी टर्म है, R स्क्वायर से R स्क्वायर और A स्क्वायर से A स्क्वायर पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बच क्या जाएगी यहाँ से 2RA, और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2RA प्लस 2RA कितना हो जाएगा, 4RA हो जाएगा। तो ये टर्म अपनी क्या आ जाएगी, KQ, और यहाँ बच जाएगा अंदर 4RA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू द पावर 2। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आती है स्टूडेंट्स। फिर हमें आगे क्या करना है आगे हम बात करते हैं कि अगर यहाँ देखा जाए, ये R जो है इस A के कंपैरिजन में क्या होगी, बहुत कम होगी। हमने पहले बोला था कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसके बीच की दूरी अति अल्प होती है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि R इज़ ग्रेटर देन A, सो हम बोल सकते हैं कि R स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन A स्क्वायर। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर को नियरली इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो जैसे ही ये A स्क्वायर की जगह 0 रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाती है, KQ 4RA डिवाइडेड बाय, यहाँ 0 रखूँगा तो R स्क्वायर और का भी फिर से स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा R टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे क्या करना है मुझे, आगे मुझे यह करना है यहाँ पर ये जो पूरी टर्म दिख रही है आपको, 4 जो दिख रहा है, इस 4 को मैं 2 × 2 लिखूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ देखें आप, 2KQ, ये
4 को मैंने 2 और ये K और Q एज इट इज़, और ये आपका यहाँ से 2 × 2 था तो ये 2 वापस यहाँ आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा A। अच्छा, यहाँ एक R से एक R कट कर दूंगा तो नीचे कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर RQ बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इसको 4 को 2 × 2 और थोड़ा सा एडजस्ट करके मैंने लिखा है, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पूरी टर्म दिख रही है आपको Q × 2 है, Q × 2 है एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, यहाँ पर P के इक्वल होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2K तो एज इट इज़ और Q × 2 है, इसकी जगह लिख दूंगा P, तो ये आ जाएगा आपका 2Kp/r³। तो यही क्या है स्टूडेंट्स, आपका अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर अक्षीय इज इक्वल टू 2Kp/r³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एकांक सदिश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो यही क्या हो गया अपना विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया 2Kp/r³। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस K की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है आपके सामने विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करनी है। तो वही बात फिर से कि निरक्ष रेखा क्या होता है। निरक्ष रेखा की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश का मतलब यहाँ पर क्या बात करता हूँ मैं, -Q और +Q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये कि मध्य बिंदु मतलब O से बात कर रहा हूँ कि मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु है कि मध्य बिंदु पर खींचा गया जो लंब होगा ये, ठीक है, ये सीधी परपेंडिकुलर लाइन जो है इसी को अपन बोलते हैं निरक्ष रेखा। ठीक है, या फिर विषुवत रेखा भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। तो अगर यही चीज़ अगर पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा या फिर विद्युत द्विध्रुव की विषुवत रेखा, तो दोनों एक ही बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ समझते हैं अपन क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हेडिंग से अपना डायग्राम कैसे बनेगा वो बात करनी है अपने को। तो विद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना दो आप, -Q +Q, बीच की दूरी 2 है, मिड पॉइंट O, इधर A और इधर A। यहाँ तक की बात समझ में आती है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र बोला है तो सबसे पहले निरक्ष रेखा डालो, यहाँ से मिड पॉइंट से O से ये परपेंडिकुलर एक सीधी रेखा डाल दी मैंने, निरक्ष रेखा। निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर निरक्ष रेखा पर बिंदु P, यहाँ पे हमें क्या करना है, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस -Q को यहाँ से P से मिला देता हूँ, इस +Q को भी यहाँ से P से मिला देता हूँ। अब अच्छा, ये कितना एंगल पर है, दोनों रेखाएं थीटा एंगल पर है। अब ध्यान दें, अगर +Q के कारण तीव्रता मैंने E1 मान रखी है तो ये +Q के कारण तीव्रता आउटसाइड होगी डायरेक्शन, तो ये E1 हो गई आपकी। इसी तरीके से अगर -Q आवेश के कारण तीव्रता E2 मानी है तो ये E2 -Q पर इनसाइड होगी, दैट्स वाई ये E2 हो गई आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब थीटा एंगल पर बात हो रही है तीव्रता की, तो यहाँ पर इसको मुझे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक्चुअल में तीव्रताओं के क्या बनेंगे, यहाँ पर घटक बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस E1 की बात कर रहा हूँ तो ये अगर थीटा है तो आपका ये यहाँ पर भी ये भी थीटा ही होगा। तो E1 का थीटा के साथ वाला ये जो कंपोनेंट है ये बन जाएगा आपका E1 कोस थीटा। क्या बन जाएगा, E1 कोस थीटा। और दूसरा जो ये कंपोनेंट है आपका, ये जो घटक है ये क्या बन जाएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से मुझे इस E2 की बात करनी है तो E2 के लिए क्या हो जाएगा, E2 का ये वाला जो घटक बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, E2 कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर घटक ये क्या बन जाएगा आपका, E2 साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात समझने की है कि जब मैं इस E1 साइन थीटा और इस E2 साइन थीटा की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों ही घटक क्या है, परिमाण में तो है बराबर, किंतु दिशाएं क्या है, इनकी विपरीत है। तो ये दोनों घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसल आउट, और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो इन दोनों घटकों के कारण मिलेगी, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा के कारण मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई डायग्राम की बात। अब अपन इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ +Q आवेश के कारण तीव्रता, मैंने E1 बोला था, E इक्वल टू क्या होता है, KQ/R²। तो E1 इक्वल टू KQ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस B से लेकर P तक BP² हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में मुझे इस BP² की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे BOP, इस त्रिभुज के अंदर क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ।
तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये बी पी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप ये पूरी आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, तो ये आपका आर और ये ए, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सीधे सीधे ये बी पी स्क्वायर की वैल्यू मुझे उठा के कहाँ रखनी है, यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो E1 इजिकल टू के क्यू बाय बी पी स्क्वायर की जगह यहाँ से कितना गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और इसमें बी पी जो था बी पी स्क्वायर था, मैंने क्या किया स्क्वायर इधर ट्रांसफर किया, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ हो जाएगा। अब बी पी बोलो चाहे पी भी बोलो, बात एक ही है। यही चीज़ अब माइनस क्यू के आवेश के कारण तीव्रता की बात करूँ मैं फिर से, तो E2 इजिकल टू के क्यू बाय माइनस क्यू से लेकर यहाँ पी तक की, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए पी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी स्क्वायर। अब अगर मुझे इस ए पी को निकालना है फिर से, तो ए ओ और पी इस ट्राइंगल के अंदर फिर से क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो ये क्या आ जाएगा ए पी स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही बात होगी, तो इस ए पी स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अगर इनको देखें अपन तो ये दोनों इक्वेशन क्या आ रही है आपका, इनका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब E1 इजिकल टू E2। अब मुझे क्या करना है, पी बिंदु पर नेट तीव्रता निकालनी। तो मैंने बताया था आपको कि नेट तीव्रता जो मिलेगी यहाँ पर E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, इन दोनों की वजह से मिल रही है। तो E निरक्ष इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक ही दिशा में दोनों घटक जुड़ जाएंगे, तो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से E2 की जगह भी, ये दोनों में इक्वेशन में E1 E2 बराबर आ रहा है, तो अगर इस E2 की जगह भी यहाँ से E1 रखते हैं, तो E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा कितना आ जाएगा 2E1 कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक तो कोस थीटा की वैल्यू और एक E1, इन दोनों की वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो ये E निरक्ष इज इक्वल टू आपका 2 इंटू E1 की जगह आपकी वैल्यू कितनी थी यहाँ से, ये रही, तो ये रख दूंगा मैं यहाँ से वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में क्या है आपका कोस थीटा। अब मुझे इस कोस थीटा की वैल्यू चाहिए एक्चुअल में, तो कोस थीटा की वैल्यू के लिए क्या करूँ मैं, यहाँ पे फिर से कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लूँ दोनों में से, या तो बी ओ पी या ए ओ पी, तो मैं ट्राइंगल बी ओ पी से बात करता हूँ। तो कोस थीटा की जब बात करूँगा तो कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है मेरा, इसके अंदर आधार बटा हुआ कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार कितना आ रहा है यहाँ पर, अगर आपका ध्यान से देखोगे तो ए आ रहा है यहाँ पर, ये आधार ए, और कर्ण की बात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बी पी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो आधार कितना अपना ओ बी, तो ये ले लिया मैंने ओ बी, और कर्ण की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये कितना है आपका बी पी, तो ये आ जाएगा बी पी। अच्छा ओ बी ये कितना दे रखा आपको ए, तो ये आ जाएगा आपका ए और बी पी। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये बी पी की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो ये कोस थीटा की वैल्यू जो आ रही है ये पूरी, ये सीधे उठा के आपने क्या रख देनी है इस कोस थीटा की जगह। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा बिगाड़ के बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर हमारे पास बोर्ड छोटा अवेलेबल है, इसीलिए आपको ये बिगाड़ के समझाना पड़ रहा है। सो मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ फिर से, ई निरक्ष इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान से यहाँ पे देखें, Q2A, Q इंटू 2A, यहाँ से ये वाले पूरी वैल्यू देखना है, Q2 और A, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होती है, मैंने बताया था आपको P के इक्वल होती है। ठीक है, तो इस पूरी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, P रख दूंगा, तो ये रख दिया मैंने P, ठीक है, ये P और यहाँ पे आपका K एज इट इज़, तो ये हो गया आपका K। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे देखें, अगर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ और आर स्क्वायर 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो बेस जब इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गई होगी सारी की सारी स्टेप्स। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही बात मैंने आपको पहले बताया था कि R इज़ ग्रेटर देन ए, या R क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी इस A के कंपैरिजन में, दैट्स वाई वी कैन से आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगभग 0 के इक्वल मानेंगे। तो फिर से वही बात, जब मैं यहाँ पर रखता हूँ वैल्यू 0, ए स्क्वायर की जगह 0, तो क्या बच जाता है मेरा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर
और 0 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, kp/r³ बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक्चुअल में क्या आ गया है, ई निरक्ष, ये निरक्ष रेखा पर क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। और अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये kp/r³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r³ एकांक सदिश भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आई है, वो क्या समझ में आती है कि जब मैंने यहाँ निरक्ष की बात करी तो kp/r³ आ रहा है अपना, और जब मैंने अक्ष की बात करी थी तो ई अक्ष रेखा पर कितना आ रहा था आपका, 2kp/r³ आ रहा था। तो अपने को इन दोनों इक्वेशन से एक चीज़ पता चलती है कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 2 गुनी होती है किसकी, निरक्ष रेखा की। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई अक्ष इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई निरक्ष। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि सिद्ध करो कि अक्ष विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। या फिर आप इसको अगर 2 को इधर नीचे भेज दोगे तो क्या बोलोगे कि ई निरक्ष क्या मिलता है, आधा मिलता है किसका, ई अक्ष का। तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए, जिसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन किसी न किसी के ऊपर आने की संभावना रहती है आपके। नाउ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग की अगर हम बात करें तो वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव मतलब फिर से वही बात, -q + q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 है, पर बल आघूर्ण मतलब टो की बात करनी है ना, टो अपन फाइंड आउट करेंगे कितना आता है। तो स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अगर ये आपको ये जो पूरा बता रखा है, क्या बता रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र को बता रखा है यहाँ पर, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव को अगर अपन स्थायी साम्य अवस्था में रखें, ठीक है, तो स्थायी साम्य अवस्था में रखने पर क्या होगा, जैसे यहाँ पे रखा है मैंने, ये इस तरीके से रखा हुआ है -q + q, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इस पर बात करूँगा तो एक फोर्स इधर लगेगा F = QE, और एक यहाँ पे बात करूँगा तो F इधर भी लगेगा F = -QE। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है आपका, इस कंडीशन में कुल बल और कुल बल आघूर्ण जो होगा वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये तो हो गई पहली बात। लेकिन दूसरी बात, जब मैं क्या करता हूँ, इसी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर ये जो द्विध्रुव था अपना, ये जैसे मान लो ये द्विध्रुव पड़ा था, है ना, ये द्विध्रुव था यहाँ -q + q, अगर मैं इस द्विध्रुव को इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है, तो ये रोटेट वाली पोजीशन कुछ ऐसी बन जाती है। तो मान लो ये यहाँ पे -q आ गया और यहाँ पे आपका +q आ गया, तो यहाँ पे फिर से क्या बात होगी कि जैसे यहाँ पर इस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो हो जाएगा आपका F = QE, और इस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका F = -QE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये जो बल है आपका ये क्या करेगा, इस द्विध्रुव को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और ये जो बल लग रहा है ये क्या करेगा, इस द्विध्रुव को इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये द्विध्रुव क्या करता है, यहाँ पर रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो जब ये द्विध्रुव यहाँ पर रोटेट करने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक बल आघूर्ण की स्थिति उत्पन्न होगी, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, और जब हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण = क्या होता है, बल कितना हो जाएगा, F = QE, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं Q × E, और फॉर्मूला आता है बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर यहाँ पे देखें अगर अपन, तो एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो गई, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब BC हो गई। ठीक है, तो बल QE और बलों के बीच की लंबवत दूरी मतलब BC। अब मुझे एक्चुअल में इस BC की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ABC ले लेता हूँ। तो त्रिभुज ABC के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ sin थीटा। तो sin थीटा = क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब बटावा कर्ण, तो लंब तो कितना हो जाएगा यहाँ से BC हो जाएगा, ये हो गया BC डिवाइडेड बाय कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा AB, ये हो गया आपका AB। अगर मैं यहाँ से BC की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा AB, और AB कितना है अपने पास 2 है, तो ये 2A और ये sin थीटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो टो = कितना आ जाता है, Q × E 2A sin थीटा। अब फिर से यहाँ पे Q × 2A की अगर मैं बात करूँ तो Q × 2A क्या होता है आपका, P के इक्वल होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P, और इस पूरे की जगह P रख दिया, और ये आपका E एज इट इज़, और ये PE
साइन थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की सभी को बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका कुल विद्युत बल आघूर्ण का फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, T इज इक्वल टू, जब P साइन थीटा होता है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, T क्रॉस E भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं विशेष स्थितियों की बात करता हूँ थोड़ा, तो उसके अंदर क्या बोलूँगा मैं कि जैसे अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है, यहाँ पर जब थीटा इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है, तो बल आघूर्ण क्या आ जाता है आपका 0। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि शुरू में जब द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल 0 एंगल पे पड़ा हो तो क्या हो जाता है, दोनों ही बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो टो भी क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 की बात करता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब साइन 90, तो टो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरा, PE के इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही अगर 180 पे देखूंगा तो 180 पे फिर से क्या मिल जाएगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। तो ये था आपका क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो स्टूडेंट्स आपके RBSC इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कवर हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले चैप्टर के लिए हम अगले लेक्चर पर प्रोसीड करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है आपको बहुत सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने पहले भी कुछ इसके लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप पहले वाले लेक्चर भी पूरे देख लें, तो मेरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें ताकि सबको इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू सो मच।